और चलिए शुरुआत करते हैं बात पते की। विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में चंद्रयान 3 की टीम से मुलाकात की और चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी। इसके लिए पीएम मोदी सुबह करीब 7:30 बजे इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। यहां इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने सोमनाथ को गले लगाया और पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने उन्हें चंद्रयान 3 मिशन की कामयाब होने पर बधाई दी। इस दौरान एस सोमनाथ के साथ इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के निदेशक बीएन रामकृष्ण और युवा राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एस शंकरन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इन दोनों वैज्ञानिकों का भी गले लगाकर अभिनंदन किया और उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद पीएम मोदी चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से भी मिले। उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसरो के कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां से चंद्रयान की हर गतिविधि पर 24 घंटे बारीक नजर रखी जा रही है। यहां इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने उन्हें चंद्रयान के बारे में जानकारी दी और बताया कि चंद्रयान की लैंडिंग के बाद किस तरह से रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला। इसके लिए इसरो ने चांद के साउथ पोल पर उतरे लैंडर मॉड्यूल जितना ही बड़ा उसी रंग रूप का मॉडल बनाया। इस दौरान पीएम मोदी भी इसरो प्रमुख से लैंडर के बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को इसरो की भविष्य की तैयारी के बारे में भी ब्रीफ किया। इसके बाद पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे, जहां तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। इस पर पीएम मोदी भी ताली बजाकर दुनिया भर में देश का मान बढ़ाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते दिखे। पीएम को अपने बीच पाकर वैज्ञानिकों का जोश हाई दिखा और काफी देर तक कमांड सेंटर तालियों से गूंजता रहा। इसके बाद इसरो प्रमुख ने औपचारिक तौर पर पीएम का स्वागत किया। इस दौरान इसरो प्रमुख ने पीएम मोदी को विक्रम लैंडर की लैंडिंग और उसके बाद की गतिविधियों के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया। So we are seeing the ramp being deployed now. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Then it slowly comes out. Now the rover has already moved 12 meters. लैंडिंग से जुड़ी बारीकियां समझाने के बाद पीएम मोदी को प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर उतरते वक्त का वीडियो भी दिखाया गया, जिसे विक्रम रोवर में लगे कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। So these images take a lot of time to come to Earth because data rate and processing. So now this is the early morning image of today morning. The rover is almost out of the field of view. It will turn in the day today and look at the lander and take more pictures. इसके बाद पीएम मोदी को चंद्रयान से जुड़ा प्रतीक चिन्ह भी दिखाया गया। इस दौरान मोदी को चांद की सतह की कुछ तस्वीरें भी भेंट की गई, जो विक्रम लैंडर में लगे कैमरे के जरिए कैद की गई थी। इसमें वो तस्वीर भी शामिल थी जिसमें प्रज्ञान रोवर पर तिरंगा और अशोक चिन्ह दिखाई दे रहा था। स्वागत सत्कार के बाद पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बुलंदी तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बेसब्र थे। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। पीएम मोदी से मिलने के लिए वैज्ञानिक का सुबह 4 बजे ही इसरो के कमांड सेंटर पहुंच गए थे। इसीलिए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की परेशानी का जिक्र भी किया और kहा कि अपनी बेसब्री के लिए मैंने आपको परेशान कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक भी हो गए। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर पहुंचकर चंद्रयान 3 की कामयाबी से जुड़े 4 बड़े ऐलान भी किए। क्या है वो बड़े ऐलान, वो भी आपको बताते हैं। चांद के साउथ पोल पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की, उस जगह को प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। साल 2019 में चंद्रयान 2 ने भी साउथ पोल पर लैंडिंग की थी, लेकिन वो क्रैश हो गया था। जिस जगह चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, उस जगह को पीएम मोदी ने तिरंगा पॉइंट का नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी ऐलान किया कि 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दिन अब से नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चौथा बड़ा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एक नया नारा दिया। पीएम मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे में जय अनुसंधान शब्द और जोड़ दिया। तो पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों के परिश्रम, धैर्य, लगन, जीवटता और जज्बे की तारीफ की और कहा कि वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। जो साधारण सफलता नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इस दौरान पीएम मोदी ने उन जगहों का नामकरण भी किया जहां पर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने लैंड किया। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। चंद्रयान के कीर्तिमान बनाने के दिन से युवा प्रेरणा लेते रहे, इसलिए पीएम मोदी ने इस दिन नेशनल स्पेस डे मनाने का भी बड़ा ऐलान किया। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम के इस ऐलान पर इसरो का कमांड सेंटर काफी देर तक तालियों से गूंजता रहा। तो इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए पीएम मोदी सीधे ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचे। पीएम मोदी जब HAL एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका जबरदस्त स्वागत वहां पर किया गया। एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी के स्वागत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान चंद्रयान की सफलता पर जश्न जैसा माहौल दिखा। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के बाहर ही करीब 10 मिनट तक लोगों को संबोधित किया और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे में जय अनुसंधान का नारा भी जोड़ दिया। मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। एयरपोर्ट से पीएम मोदी का काफिला रोड शो करते हुए इसरो के कमांड सेंटर के लिए निकला। एयरपोर्ट से कमांड सेंटर की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। इस पूरे रास्ते पर पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग इंतजार करते दिखे। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया और कार के दरवाजे के पास खड़े होकर अभिवादन करते नजर आए। इस दौरान पीएम पर फूल भी बरसाए गए और पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों में भी उत्साह दिखा। वो सुबह 4 बजे ही कमांड सेंटर के बाहर पीएम मोदी का इंतजार करते दिखे। पीएम मोदी ने भी देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान की दिल खोलकर तारीफ की। पीएम से मुलाकात के बाद महिला वैज्ञानिक काफी खुश नजर आईं। मोदी जी की बातों से ऑब्वियसली हम सबको बहुत प्रोत्साहन मिला है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान 2 की सफलता के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत की। निरंतर प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते रहे और ये हमारा एक मोटिवेशन था जो हमें गवर्नमेंट से भी मिल रहा था। हमारी टीम अथक प्रयासों में लगी हुई थी कि इस बार हमें जरूर वहां पर पहुंचना है। चंद्रयान की सफलता के साथ देश को दुनिया का सिरमौर बनाने वाले वैज्ञानिकों ने आज के दिन को कभी न भूलने वाला पल बताया। This is a memorable day in our life. We will cherish this moment for our lifetime. चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह का नाम रखने पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने शिव शक्ति नाम रखने पर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं
और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? राशिद अल्वी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता वैजयंत पांडा ने कहा कि ऐसे लोगों को जनता सजा दे चुकी है। जो नेशन को प्राइड होना चाहिए उस पर भी राजनीति करते हैं, उनको लोग सजा दे चुके हैं, जनता सजा दे चुके हैं और उन पर हम और समय देना जरूरी नहीं है। शिया मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी शिव शक्ति नाम पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये देश की कामयाबी है, इसलिए भारत या इंडिया नाम रखना चाहिए था। मैं समझता हूँ उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए, इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहाँ पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहे। बेंगलुरु में वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत यहां भी हुआ। एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी अगवानी की। इस दौरान कई बीजेपी सांसद, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पीएम का अभिनंदन करने पहुंचे। हाथों में तिरंगा और ढोल नगाड़ों के बीच समर्थक पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। पीएम ने भी काफी देर तक समर्थकों का अभिवादन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने समर्थकों को संबोधित भी किया और चंद्रयान 3 की कामयाबी को वैज्ञानिकों और देश की कामयाबी बताया। पीएम जब भाषण दे रहे थे तभी उनकी सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी की तेज धूप के कारण तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद पीएम ने अपनी डॉक्टरों की टीम से उसकी तुरंत मदद करने को कहा। उनको जरा मेरी डॉक्टर की टीम जरा पहुंचे, मेरे साथ जो डॉक्टर हैं जरा देख लें इनको, उनको हाथ पकड़ के ले जाइए, बिठा दीजिए कहीं और जूते वगैरह खोल दीजिए। और इस बीच इसरो ने आज चंद्रयान 3 से जुड़ा नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलता हुआ नजर आया। इस दौरान चांद के साउथ पोल पर प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान साफ साफ दिखाई दिए। प्रज्ञान की चहलकदमी का ये वीडियो शुक्रवार का है। इसमें देखा जा सकता है कि प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अपने पहियों के जरिए चांद की सतह पर इसरो के लोगों और अशोक स्तंभ की अमिट छाप छोड़ता जा रहा है। 32 सेकंड के इस वीडियो के आखिर में प्रज्ञान रोवर मुड़ता हुआ भी दिखाई दिया। इसके लिए वो कुछ पीछे चला और टर्न हो गया। इस दौरान रोवर के सोलर पैनल खुले हुए नजर आए, जिनके जरिए प्रज्ञान सूरज की रोशनी से एनर्जी ले रहा है। इसरो ने आज प्रज्ञान रोवर से जुड़ा तीसरा वीडियो जारी किया है। इससे पहले जारी वीडियो में प्रज्ञान रोवर लैंडर के रैंप पर चलकर चांद की सतह पर उतरते हुए दिखाई दिया, जबकि दूसरे वीडियो में लैंडर का रैंप खुलने और प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलने का पल दुनिया के सामने पेश किया गया था। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान और उस पर लगे दोनों उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। सुबह तक 12 मीटर चल चुका प्रज्ञान चांद से जरूरी जानकारियां और तस्वीरें इसरो के कमांड सेंटर तक भेज रहा है। चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट के नामकरण पर सीएम योगी ने खुशी जाहिर की है। सीएम योगी ने लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव के नाम में ही कल्याण की भावना है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को भेजने के लिए खास राखियां तैयार की हैं। राखी के जरिए महिलाएं यूसीसी और चंद्रयान की सफलता के लिए पीएम को बधाई दे रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल मंत्री पद की शपथ ली। विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर रोवर चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है, तो वहीं रोवर के मूनवॉक से पाकिस्तान के लोगों को इतना शौक लगा है कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। जबकि पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सुनकर कोई भी अपना सर पटक ले। सुनिए कैसे ये पाकिस्तानी चंद्रयान 3 की कामयाबी पर ही सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कभी शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अनपढ़ पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका मुल्क चांद पर क्या उससे भी आगे जा सकता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हम भी टैलेंट है, हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं, चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जिन्हें पता है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। और अब बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया।
और इस दौरान मार खा रहा बच्चा रोता रहा, लेकिन टीचर का दिल नहीं पसीजा। आरोप है कि मुनसरपुर के खुब्बारपुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में टीचर तृप्ता त्यागी ने बच्चे को 5 का टेबल सुनाने के लिए कहा था, लेकिन जब वो टेबल नहीं सुना पाया तो टीचर ने बच्चे को खड़ा कर दिया और क्लास के एक-एक बच्चे को बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कराई। यही नहीं, टीचर ने छात्र के धर्म को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोमडन बच्चे इनकी मां चली जाओ। बच्चे को पिटवाने के लिए आरोपी टीचर ने किस तरह से दूसरे बच्चों को निर्देश दिए, वो और भी हैरान कर देने वाला था। जोर से मारो ना, चलो और किसका नंबर है? जो दे तू भी खड़ा हो रहे, समझा? बाहर कोई भी कुछ नहीं करता। इस दौरान आरोपी टीचर हंसती रही, लेकिन वहीं सामने बैठे शख्स ने टीचर की इस हैवानियत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वायरल वीडियो की जांच की गई। साथ ही उसमें सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मोमडन बच्चों की मां बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी टीचर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। इसमें जो क्योंकि तहरीर दर्ज होगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग से भी कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि बच्चे को इंसाफ मिलेगा और टीचर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चे के साथ हुई हिंसा को गलत बताते हुए नियम के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दिया। जो शिक्षा विभाग के नियम है उसके अंतर्गत जो है जो भी यथोचित कार्रवाई है उसके अनुसार हम लोग रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पीड़ित बच्चे ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उसे स्कूल में करीब 1 घंटे तक पीटा गया। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? जोर कर मारा। वहीं बच्चे के पिता ने इसे सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की, साथ ही आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये जो है मामला हिंदू मुस्लिम पर ना जाए और भाईचारा है यहाँ और रहेगा। कार्रवाई चाह रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो जो भी हो उन पर मैडम पे, कि आगे ऐसा ना किसी बच्चे के साथ करे। वहीं पीड़ित बच्चे की मां ने भी प्रशासन से इंसाफ की अपील की। आरोपी टीचर के खिलाफ जब केस दर्ज हुआ तो उसके तेवर भी ढीले पड़ गए। आरोपी टीचर ने दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाने को गलती माना, लेकिन इस बात का दावा भी किया कि इस वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। जो है छेड़छाड़ करके वायरल की गई है ये वीडियो, और इसमें जो है जो मैंने बात कही थी वो सारी बात काट दी गई। बस इसमें तो एक मोमडन वर्ड रखा था। मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, तो बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे की शिक्षा अच्छी तरह से चलाने के कुछ तो कदम उठाना ही पड़ता है। तो बच्चों से मैंने 1-2 बच्चों से लगवा दिए थे। इस बीच आरएलडी विधायक चंदन चौहान पीड़ित छात्र के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी से पीड़ित छात्र के पिता की फोन पर बात कराई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। बच्चे की पिटाई और आरोपी टीचर के मजहबी बयान पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेर लिया और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने लिखा कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। इस मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे। ओवैसी ने लिखा कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। टीचर एक मुसलमान बच्चे को क्लास के बाकी बच्चों से पिटवा रही है और इस पर फख्र भी कर रही है। बच्चे के पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया और लिखित में दे दिया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे। ओवैसी ने पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिन के श्रीनगर दौरे पर हैं। अपने बेटे राहुल गांधी से मिलने से पहले वो यहां झील में बोट की सवारी करती नजर आईं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने बड़े टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। ऑपरेशन में एक महिला समेत 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, तो वहीं AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए। घाटी में तैनात CRPF जवानों को जल्द ही नई सवारी मिलने जा रही है। इस नई सवारी का नाम WHAP यानी व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है और इसे खास तौर पर जमीन और पानी के करीब होने वाले ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो सूरज की स्टडी के लिए सूर्ययान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य L1 को अगले महीने 2 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है। और G20 समिट को लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों से खास अपील की है। पीएम ने कहा G20 का मेजबान तो पूरा भारत है, लेकिन मेहमान दिल्ली आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली वासियों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। पीएम ने G20 समिट की तुलना एक शादी के घर से की। पीएम ने कहा जब घर पर मेहमान आते हैं तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन इसके बावजूद मेहमानों का जोरदार स्वागत किया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पे नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं। दिल्ली में G20 समिट के दौरान कई जगह ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने इसका भी जिक्र किया और होने वाली असुविधा के लिए जनता से पहले ही माफी मांगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और दूसरे विदेशी मेहमान आएंगे। मेहमानों का आना 8 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। 8 से 10 सितंबर तक सभी प्राइवेट और दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले के बाजार, बैंक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। 3 दिनों तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। MCD के दफ्तर भी 3 दिन के दौरान बंद रहेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 12 बजे तक नई दिल्ली जिले में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। नई दिल्ली क्षेत्र में DTC बसों के मूवमेंट पर भी प्रतिबंध रहेगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो पर कोई रोक नहीं होगी। इवेंट के दिन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरने और चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। रिंग रोड के आगे इंटरस्टेट बसों को अनुमति नहीं होगी। नई दिल्ली जिले में होटल, अस्पताल और अन्य जरूरी कामों के लिए परमिशन के साथ गाड़ियों को छूट रहेगी। भारी, मध्यम और हल्के माल वाहन पर भी बैन रहेगा। दिल्ली से गुजरने वाली गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। 9 से 10 सितंबर तक ट्रैफिक पुलिस का स्पेशल कंट्रोल रूम और 24 घंटे हेल्पलाइन एक्टिव रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का लेटेस्ट अपडेट इवेंट से 2 दिन पहले आएगा। तो ये है वो तमाम जानकारियां जो आपके लिए जानी बहुत जरूरी है। इस बीच G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। इस मामले पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बयान जारी कर सफाई भी दी है। डायल का कहना है कि फ्लाइट कैंसिलेशन का एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास विमानों की पार्किंग के लिए भरपूर जगह है। एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द करने का फैसला खुद किया है। संभवतः G20 समिट इसकी वजह हो सकती है। डायल को 3 दिन के अंदर 80 डिपार्टिंग फ्लाइट और 80 जाने वाली घरेलू फ्लाइट्स को रद्द करने का आग्रह मिला है। इंटरनेशनल फ्लाइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी खुफिया जानकारी सामने आई है और खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए आतंक का पैरोकार पाकिस्तान नए हथकंडे अपना रहा है। पाकिस्तान हनी ट्रैप के जरिए भारतीय युवाओं को टारगेट कर रहा है।
दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर बिहार के रहने वाले एक 36 साल के युवक भक्त बंशी झा को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया और जांच में पता चला कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने उससे आरुषि शर्मा नाम के एक फेक फेसबुक प्रोफाइल के जरिए दोस्ती की थी। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव आरुषि ने भक्त बंशी झा को बताया कि उसकी बहन डिफेंस जर्नलिस्ट है। उसने बहन की मदद करने के लिए भारत के सैन्य ठिकानों की जानकारी, तस्वीरें और वीडियोस मांगे। इसके लिए पाकिस्तान इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव आरुषि ने भक्त बंशी को एक एप्लीकेशन नेट कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कहा। इस एप्लीकेशन के जरिए क्लिक की गई तस्वीरों को उसकी लोकेशन के साथ टैग किया जाता था। भक्त बंशी ने आरुषि के कहने पर उस एप्लीकेशन का उपयोग करके मार्च के महीने में दिल्ली में सैन्य ठिकानों की कई तस्वीरें खींची थीं। उसने इन तस्वीरों को पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव आरुषि के साथ शेयर भी किया था। भक्त बंशी झा के मोबाइल से ली गई तस्वीरें, वीडियो और चैट्स बरामद हुए हैं। एसटीएफ कोलकाता और दूसरी एजेंसियां इस मामले में तफ्तीश कर रही हैं। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान हनी ट्रैप के जरिए भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को फंसाने की भी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े अधिकारियों और जवानों को हनी ट्रैप कर उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल करने की फिराक में है। इसके लिए आईएसआई ने नेहा, प्रसाद, दीपा जैसे भारतीय नाम से जुड़े फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार कर उन्हें भारतीय मोबाइल नंबर दिए हैं। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के नाम से जाने जाने वाली सभी लड़कियों को आईएसआई भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करती है। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी लड़कियों और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ी जानकारियों की लिस्ट तैयार की है। पाकिस्तान की हनी ट्रैप से जुड़ी इस साजिश से सावधान करने के लिए ऐसी सभी लड़कियों की जानकारी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सेना से शेयर की गई है। और एशिया कप के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को एशिया कप के लिए न्योता भेजा था, जिसे बीसीसीआई ने स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाएंगे। दोनों 4 सितंबर से 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। रॉजर बिन्नी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैच भी देखेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में भी मौजूद रहेंगे। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में करेगा। एशिया कप में सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पर टिकी हैं। क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा टेंस लेकिन रोमांच से भरा होता है। एशिया कप में टीम इंडिया का पाकिस्तान से मुकाबला 2 सितंबर को होगा। दोनों के बीच के ये मुकाबले श्रीलंका के कैंडी में खेले जाएंगे। एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से हो रही है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका कर रहा है। एशिया कप का उद्घाटन मुकाबला मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। एशिया कप के 13 मैचों में से श्रीलंका में 9 और पाकिस्तान में 4 मैच खेले जाएंगे। एशिया कप में 6 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, नेपाल और पाकिस्तान है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को रखा गया है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। भारत ने अब तक 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि पाकिस्तान ने 2 बार खिताबी जीत हासिल की है। और सैन डिएगो ने अमेरिकी नौसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। अमेरिका के सैन डिएगो में अमेरिकी नौसेना का एक F-18 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में प्लेन के पर खच्चे उड़ गए और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत ये रही कि प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश नहीं हुआ और कई लोगों की जान बच गई। स्पेसएक्स ने 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भेजा है। इस स्पेसक्राफ्ट क्रू में रूस, अमेरिका, जापान और डेनमार्क के वैज्ञानिक शामिल हैं। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक स्टेडियम में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब करीब 50,000 लोग आइलैंड गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए स्टेडियम में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे।
लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में चोरी की घटनाओं ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। कलाकृतियों की चोरी का मामला सामने आने के बाद म्यूजियम के डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर यूक्रेन से जुड़ी। यूक्रेन की ओर से लगातार हो रहे हमलों ने रूस को परेशान कर दिया। रूसी सेना को यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए समुद्र, जमीन और आसमान में मोर्चा खोलना पड़ा। दरअसल यूक्रेन ने रूस को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक दर्जन भर ड्रोन हमले किए। रूस ने इस ड्रोन अटैक से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया, जिसके बाद आसमान में ही यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ड्रोन्स के अलावा यूक्रेन ने कई रॉकेट भी दागे। उसने रूसी सेना की ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम, तोपखानों और दूसरे टारगेट्स पर हमला किया, जिसके जवाब में रूस को भी अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट और वायुसेना को मैदान में उतारना पड़ा। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेनी बंदरगाह पर हमला किया, जबकि यूक्रेन के Su-25 लड़ाकू जेट और कुल मिलाकर 73 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी आर्मी की माने तो पिछले 24 घंटों में जंग के मोर्चे पर रूसी सेना के साथ करीब 30 बार उसका एनकाउंटर हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि इस दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेन पर अब रूस पर हमले और तेज करने की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन जमीन और समंदर के साथ आसमान से रूस को ललकारने की तैयारी कर रहा है। Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, вже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій, जिसके लिए उसके पायलट्स को अमेरिका F-16 फाइटर जेट उड़ाने और दुश्मन को चारों खाने चित करने की ट्रेनिंग देगा। गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कई बार यूरोपीय देशों से फाइटर जेट और अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने की मांग कर चुके हैं, जबकि हाल ही में नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर सस्पेंस के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ओर से बड़ा बयान आया। लुकाशेंको ने प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ होने से इनकार कर दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि वो पुतिन को अच्छी तरह से जानते हैं और पुतिन प्रिगोजिन की हत्या नहीं करा सकते। Кто это сделал? Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата и прочее. Но я знаю Путина. Это расчетливый, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу. बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन का बचाव करने के साथ ये भी कहा, वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन काफी जिद्दी इंसान थे। प्रिगोजिन को उन्होंने सावधान रहने की हिदायत भी दी थी, लेकिन वो नहीं माने और कई गलत कदम उठाए, जिनमें से एक पुतिन के खिलाफ बगावत करना था। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। नेटो देशों ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि प्रिगोजिन की मौत हो सकती है, जबकि पुतिन ने भी प्रिगोजिन की मौत पर कहा था कि वो टैलेंटेड था लेकिन गलती कर गया। वहीं इस सब के बीच प्रिगोजिन की मौत की खबर से वैगनर लड़ाकों के अंदर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। गुस्साए लड़ाकों ने पुतिन को चेतावनी दे डाली है। वैगनर ग्रुप की तरफ से धमकी भरा एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें लड़ाकों ने अपने चीफ की मौत का बदला लेने के लिए मॉस्को की ओर एक और मार्च का संकेत दिया है। वैगनर लड़ाकों ने कहा है कि हम शुरू कर रहे हैं, बस हमारा इंतजार करो। वहीं वैगनर ग्रुप के एक सदस्य ने टेलीग्राम चैनल पर एक और तख्ता पलट की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उखाड़ फेंकने के लिए प्लान बी तैयार कर लिया था, इसी वजह से उन्हें मार दिया गया। देश में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में काफी कमी आई है। 30,000 से ज्यादा पक्षी प्रेमियों ने 338 प्रजातियों की स्टडी की है। इस स्टडी के मुताबिक क्या जानकारियां सामने आई हैं वो भी जानिए। भारत में कई पक्षियों की नस्ल खत्म हो रही है। स्टडी के मुताबिक 3 दशक में पक्षियों की करीब 60% प्रजातियां घट गई हैं। जिन 338 प्रजातियों की स्टडी की गई, उनमें से 204 प्रजातियां घट गई हैं। 98 प्रजातियां स्थिर हैं, जबकि 36 प्रजातियों की संख्या बढ़ गई है। ये भी पता चला है कि पक्षियों की 142 प्रजातियों की आबादी में कमी सिर्फ 7 सालों में आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रजातियों की संख्या कम होने की कोई ठोस वजह तो नहीं पता चली है, लेकिन शहरीकरण ने पक्षियों के घरों को छीना है। शहरों और गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास की वजह से भी पक्षियों के आसरों पर असर पड़ा है। स्टडी में पता चला है कि कोयल और मोर की स्थिति बेहतर है, वहीं फल खाने वाले पक्षियों के मुकाबले कीट खाने वाले पक्षियों की संख्या में कमी आई है। इनके अलावा घास के मैदान, खुले में रहने वाले पक्षियों की संख्या में भी कमी आई है।
बात हरियाणा की। हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को निकाली जाने वाली विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने इस यात्रा की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई, क्योंकि इससे पहले 31 जुलाई को जब ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी तो उस दौरान नूंह समेत हरियाणा के कई जिलों में जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन की कोशिश है कि इस बार हालात पूरी तरह से सामान्य रहें। लिहाजा सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए 28 अगस्त की रात तक नूंह में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही घातक हथियार साथ में लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें लाइसेंसी हथियार, तलवारें, लाठियां, बर्चा, कुल्हाड़ी, चाकू समेत अन्य हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बीच नूंह हिंसा के आरोपियों को सिंगार गांव से पकड़ने गई पुलिस की टीम पर इलाके के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पथराव करने के आरोप में 6 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि हिंदू संगठनों को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन हिंदू संगठन इस पर अड़े हुए हैं, लिहाजा सुरक्षा के इंतजामों को कड़ा किया गया है। हमने जो ब्रजमंडल यात्रा है उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है। एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई है, साथ ही हमने इंटरनेट की जो सुविधा है वो आज 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को बंद करवा दी गई है। तमिलनाडु में मदुरई रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ट्रेन के टूरिस्ट कोच में अचानक आग लग गई और आग में झुलसने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये ट्रेन लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी। ट्रेन की टूरिस्ट कोच में यूपी के 72 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि कोच में यात्री गैस सिलेंडर लेकर यात्रा कर रहे थे। यात्रियों ने चाय बनाने के लिए स्टोव जलाया तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और ट्रेन में भीषण आग लग गई। पूरी कोच एक टूर के लिए बुक की गई थी। आग लगने के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। प्लाट से एक दरवाजा तोड़ा, उससे जो भी लोग निकल पाए वो निकल पाए और जो फंस गए वो फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फंसे लोगों को ट्रेन से बाहर निकाला। रेलवे ने मरने वालों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की।